हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपको हिंदी और जीके दोनों एक साथ आपके कराए जाते हैं। डेली आपको 5 बजे कराए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते भी चलिए। साथ में हम यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाते हैं, जहाँ पर आपके कह सकते हैं 50 प्रश्न होते हैं, कभी 100 प्रश्न भी होते हैं। तो आप 8:30 बजे भी हिंदी का फुल टेस्ट लगा सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही होगी, आ रही है, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पर युधिष्ठिर। कई बार आपने पढ़ा होगा युधिष्ठिर किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। और यहाँ पर आपका राइट आंसर याद रखिए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, अर्थात ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा। और युधिष्ठिर में याद रखिए कौन सा समास होता है, तो अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर उपरोक्त, है ना, उपरोक्त या कह सकते हो उपर्युक्त क्या लिखा जाता है, बताइए यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा। चलिए तो जवाब आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। यहाँ पर उपर्युक्त इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, राजग्रह में कौन सा समास है? राजग्रह, राजग्रह मतलब राजा का ग्रह, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंध, संबंध क्या, संबंध तत्पुरुष, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला पूछा गया है, आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है? आत्रेय में प्रत्यय क्या है? तो देखिए आत्रेय में प्रत्यय कौन सा बनेगा, चलिए जवाब दीजिएगा। आय लगाएं, या ई होगा, या ई होगा, या ए होगा। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका डी बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपका होता है राधा, है ना, क्या होता है, राधा प्लस ए, है ना, तो हो जाता है राधेय। क्या बन जाता है? राधेय बन जाता है। उसी प्रकार ये भी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अत्र धन ए बनेगा, तब ये बन जाता है अत्रेय। ऑप्शन आपका बने कौन सा, यहाँ पर डी आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नया प्रश्न हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कठिन लग रहा है आपको। चलिए अगला पूछा है, उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग सहित। चलिए 5 वाले में देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि उपसर्ग सहित मतलब उपसर्ग किसमें है, उपसर्ग किसमें है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया प्रस्ताव, फिर प्रयोग, फिर प्रतिमा, फिर यहाँ पर आपका ममता। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आपका ममता है ना, ममता में कोई शब्द अगर निकालेंगे तो फिर नाम गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। प्रस्ताव में अगर आप सोचो कि उपसर्ग प्रा है, तो भाई स्ताव शब्द कुछ होता है नहीं, मतलब प्रस्ताव भी एक शब्द पूरा पूरा है, ये भी नहीं होगा। प्रतिमा में अगर प्रा निकालोगे, तिमा कोई मतलब होता है नहीं होता, मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका प्रा शब्द निकल आएगा और योग एक इसका मूल शब्द बचेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर जो आपका है, इसमें से आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रा। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा है, पराधीन का संधिविच्छेद बताइए। पराधीन का संधिविच्छेद। तो यहाँ पर पराधीन का संधिविच्छेद क्या होता है, परधनाधीन, या पराधीन, या पराधीन, या पराधीन। चलिए तो यहाँ पर जवाब देना है, कौन सा हो जाएगा, सभी लोग साथ जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी लोगों को जवाब ए आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आपकी संधि कौन सी है, ये संधि है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा होता है। तो पर धन अधीन क्या होता है, पर धन अधीन, तो छोटा छोटा मिल जाएगा, पराधीन बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि आपकी है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? अमानवीय, अमानवीय में उपसर्ग पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर जो मानवीय शब्द है, ये इसका मूल शब्द है, इसमें से जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? आ है। इस कारण से आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, आ शब्द आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम आपको बताना है, अनाड़ी का तत्सम क्या होता है। चलिए
तो देखो अनाड़ी में जो आपका तत्सम होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी, अनाड़ी का तत्सम रूप होता है अनार्य। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? द्राक्षा, तो यहाँ पर द्राक्षा का देखिए ये जो छा है इसका खा तो हो ही जाएगा, और खा जो दिया गया है किस में दिया गया है? तो आपके ऑप्शन ए में दिया है, दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाख हो। तो दाक्षरा का तद्भव रूप क्या होता है? दाख होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दाख बन जाएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ शब्द आपको दिए हैं, प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 दिए, इनमें से एक शब्द यहाँ पर उपयुक्त पर्यायवाची उसको आपको बताना है। कह रहा है दसन। बताइए भाई यहाँ पर दसन जो पर्यायवाची होता है किसका होता है? चलिए दसन पर्यायवाची जो होता है किसका होता है? तो दसन पर्यायवाची याद रखिए, भुजा नहीं है, पाँव नहीं है, पेट नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा? दांत। ये दांत के पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? दांत का। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, दांत। अगला पूछा है विहग। विहग मतलब क्या होता है? पक्षी। और पक्षी की अभी पक्षी को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? गरुड़ बोलेंगे या काक बोलेंगे या दीक्षित बोलेंगे या परिंदा? तो भाई पक्षी परिंदा, बात तो वही होता है ना। तो परिंदा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। विहग का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका परिंदा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं विलोम शब्द आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर विलोम शब्द आपका कौन सा बनेगा? चलिए, तो विलोम शब्द की अगर बात करें, इति। इति मतलब क्या होता है? इति मतलब क्या होता है? तो इत का मतलब होता है अंत। क्या होता है? अंत होता है, या इसे हम लोग समाप्त बोल देते हैं, समाप्त बोलते हैं। इसका मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा, कह सकते हैं आरंभ हो जाएगा। तो आरंभ कौन हो जाएगा? अथ। अथ मतलब आरंभ। तो आपका 12 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला पूछा है सुधा। सुधा का जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुधा मतलब किसका होता है? सुधा होता है अमृत का। किसका होता है? अमृत। तो इसका मतलब है कि इसका जो विलोम बनेगा वो आपका विष बनेगा, और विष को हम लोग क्या बोलते हैं? हलाहल। क्या बोलते हैं? हलाहल। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, सुधा का विलोम हलाहल बन जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर है कि वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपको चयनित करना है। जिसे जीता गया हो, जिसे जीता गया हो उसे क्या कहेंगे? चलिए सभी लोग जवाब देंगे। वेरी गुड। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विजित। क्या हो जाएगा? विजित हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विजित। अगला आपसे पूछा गया है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है क्या होता है भाई? जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। ऑप्शन बी यहाँ पर कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलीन। ऑप्शन आपका बनेगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। कह रहा है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर आपका जवाब शुद्ध कौन सा हो जाएगा? शुद्ध जवाब क्या आंसर हो जाएगा? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा है, अशुद्ध आपसे छांटा गया, अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध आपसे पूछा गया है। कह रहा है, शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे, तो यहाँ पर शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछा। यहाँ पर यह हो सकता है पूछा, यह शब्द कह सकते थे। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। वैसे आप देखा जाए तो इसमें से प्रश्न, शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछा, तो पूछा मतलब यहाँ कह सकते हैं या पूछे कह सकते हैं। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे, देखो इसे प्रश्न पूछा शब्द आपका होता है ना, तो इसमें अगर होगा तो आपका यहीं पर होगा। ठीक है, प्रश्न पूछा, शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछा। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। तो रेलगाड़ी का इंजन दिया है ना कि ट्रेन दिया है, तो रेलगाड़ी का इंजन, इंजन तो एक ही होगा ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं का जो इंगित कर रहा है एक रेलगाड़ी का इंजन तो चलता है, तो इंजन का चलता होना चाहिए था, चलती तो होना चाहिए ना। इसका मतलब है डी वाले में यहाँ पर आपकी गलती है। ऑप्शन को बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है लोकोक्ति और मुहारे। लोकोक्ति और मुहारे दिया गया है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? 9 2 11 होता है मतलब भाग जाना। जी हाँ, भाग जाना होता है, लेकिन पहले वाले में देखिए तो क्या दिया है?
सबसे आंख बचाकर भाग जाना, तो हम पूरा शब्द क्यों बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पर भाग जाने को फरार हो जाना भी तो बोलते हैं, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। शुद्ध वैसे देखो भाग जाना होता है ना, आपने पढ़ा भी है। लेकिन सबसे आंख बचाकर भाग जाना, इसका मतलब क्या हुआ, घुमा फिरा के बात तो वही कर रहा है। लेकिन अगर इसे बोलेंगे तो शुद्धतम इसमें आ जाएगा, तो फरार हो जाना। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर बताना है कि लोकोक्ति का सही जवाब कौन हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ईश्वर की पूजा करना या प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, कपास ओटना या व्यर्थ में समय गंवाना। तो यहाँ पर आप देखिए एक कार्य जो कर रहे हो उसके उद्देश्य, मेन उद्देश्य को आए थे, लेकिन उद्देश्य आपको भूल गया है। यहाँ पर अन्य कार्य में लग गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। आपने पढ़ा है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बात तो वही है ना, घुमा फिरा की बात तो वही दी गई है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नाचवे का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी हो जाएगा, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अलंकार का चयन करना है। कह रहा है, ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास, ठीक है ना, ये तेरा शिशु जग है उदास। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तुलना तो बोल नहीं सकते, यहाँ पर हाँ देखो समानता बोल सकते हैं, यहाँ पर तुलना बोलेंगे। तो यहाँ पर जग से आपकी शिशु की बात हो गई है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में ले नोट भी कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, सुमन मोर सर सिरूह लोचन। यहाँ पर सुमन मोर लोचन, यहाँ पर एक समानता को दर्शा रहा है, जो कि आपका उपमा अलंकार होगा। इसका भी जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि सभी अलंकार आपको आते हों। कुछ अलंकार हमारे माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में आपको मिलता है तो आसानी से उसे यहाँ पर कह सकते हैं, बता सकते हैं। और हमने आपको बताया है एक स्पेशल नोट्स बना लीजिए हिंदी की, जो हम डेली का डेली टेस्ट कराते हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और हमसे भी ऐसा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर ध्यान ना दें तो कभी कभी वो प्रश्न क्या होता है, दिक्कत कर जाता है। ठीक है, तभी दूसरे ऑप्शन में गलती हो जाती है। इस कारण से कॉपी बनाते रहिए, जो वो आपके कठिन वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए, साकेत किसकी कृति है, साकेत किसकी कृति है, साकेत किसकी है, चलिए साकेत किसकी है, तो साकेत हो जाएगी किसकी, मैथिली शरणगुप्त। किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, मैथिली शरणगुप्त की हो जाएगी। अगला आपसे पूछा है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती के रचनाकार जवाब दीजिएगा भाई, भारत भारती बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त, क्या बनेगा, मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। तो ये रहा आपका हिंदी का। अब आपको यहाँ पर आ गया है जीके का, दोनों हम एक ही साथ करा देते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ने को मिल जाए। ठीक है ना, क्लियर है ना, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक वगैरह जरूर मारते रहिएगा, है ना। बोलना ना पड़े, आप लोग अपने अपनी तारीफ से समझ जाया करिए कि नहीं सर हमारे लिए डेली मेहनत करते हैं, तो उनको एक फ़र्ज होता है कि लाइक वगैरह करने से हमें भी अच्छा लगने लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं। ठीक है ना, तो लाइक कर दिया करिए भाई, बिना कहे लाइक कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगता है। चलिए, तो कह रहा है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जल का सर्वाधिक घनत्व बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जल के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों, क्योंकि जल के जल मतलब नहीं, झील के नीचे जो आप बर्फ नहीं होती है, झील होती है, बर्फ जम जाती है, उसके नीचे भी मछली जीवित रहती है। क्यों, क्योंकि जल का जो आपका होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे बना ही रहता है, इस कारण मछलियाँ वहाँ पर जिंदा रहती हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा होते हैं, लघु ज्वार भाटे, लघु ज्वार भाटा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तो लघु ज्वार भाटा कब आते हैं, तो देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका सूर्य है, यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी, मतलब कह सकते हैं सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है। क्या लगाता है, चंद्रमा लगाता है ना। और यहाँ पर ऐसे इसका हो जाएगा, मतलब ये इसका प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। तो जब ये एक सामने हो, जब 180 अंश का कोण बनाएं तब ये दीर्घ ज्वार बनाते हैं। ठीक है ना, जब ये 90 अंश कोण बनाते हैं, 90 अंश मतलब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है,
और ये आपका चंद्रमा है। तो भाई जब एक ये अपनी तरफ पानी खींचेगा या अपनी तरफ खींचेगा तो पानी की ऊंचाई कम होगी ना, लेकिन जब सूर्य है चंद्रमा एक साइड में अपना खींचेंगे पानी तो ज़्यादा जल उठ जाएगा। तो इसका मतलब है जब 90 अंश कोण बनता है तब क्या होते हैं, ज्वार भाटा बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब दुर्बल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपके दुर्बल हो जाएंगे। लघु ज्वार भाटा होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपके दुर्बल होते हैं। ठीक है ना, दुर्बल होते हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस नहरी हिस्से में स्थित है। देखिए सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है कि नहीं है, जो कि अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली, मर्टीना, पश्चिमी सहारा, मोरक्को आदि देशों में फैला है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। याद रखिएगा कि जो आपका अफ्रीका का जो मरुस्थल है ना, ये आपके उत्तरी अफ्रीका में आपका फैला हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया किसके द्वारा किया गया, टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब सभी के आ चुके हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है, ग्राहम बेल ने किया था। वहीं पर टेलीविजन की अगर बात करें, टेलीविजन, तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो जे.एल. बेयर ने किया था। टेलीविजन का किसने किया था, जे.एल. बेयर ने, लेकिन टेलीफोन का किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला पूछा गया है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है। एशियन गेम, देखो एशियन गेम जो सबसे पहले आपके हुए थे वो आपके 1951 में हुए थे। ठीक है, 1951 में हुए थे। और इस खेल में जो भारत था, ठीक है, भारत ये आपका जो था, ये आप कह सकते हैं इसका मेजबानी करने वाला आपका देश था। पहली बार आपकी स्टार्ट भी हुए थे और इसमें से 15 स्वर्ण पदक जीता था, 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीतकर यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, भारत। अगला पूछा है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। पंचतंत्र है ना, तो पंचतंत्र की कथा आपने यहाँ पर देखा होगा किताबों में भी, तो आपका विष्णु शर्मा, किसके द्वारा, विष्णु शर्मा ने की। और यह कथाओं का एक संग्रह है जो कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अपना एक अलग ही महत्व आपका रखता है। ठीक है। अगला पूछा गया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार, तो हमेशा आपने देखा होगा ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है, क्या एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को आपकी विश्व का सबसे जो आपका होता है नोबेल पुरस्कार वो भी प्रदान किया जाता है, 10 दिसंबर को ही प्रदान किए जाते हैं। तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अजंता की गुफाएं जो निर्मित की गई थी वो किसके शासन के समय। तो देखो इनका निर्माण जो हुआ था वो 200 ईस्वी है ना, कब हुआ था, 200 ईस्वी के आसपास आपके हुआ था। 200 ईस्वी से लेके 700 ईस्वी है ना, 200 ईस्वी से लेके 7वीं ईस्वी से। तो इसका मतलब कह सकते हैं 200 नहीं पर कह सकते 2 ईस्वी है ना। तो इसके समय लगभग आपकी कौन थी, तो इसके समय आपकी गुप्त काल था है ना, दूसरी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी, दूसरी से लेके 7वीं तक समय जो था किसका था, गुप्त काल में। और यहाँ पर कुल आपकी गिनती आपकी 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 जो आपकी चैत्य की हैं, शेष आपकी यहाँ पर बिहार की हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा गुप्त से। ठीक है, गुप्त से संबंधित हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपका 106 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है। अगला पूछा गया है, भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन है। भारत माता की जो आपकी पेंटिंग है, झंडा लिए रहते हैं, तो इसके जो आपके पेंटकार हैं वो आपके कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका जवाब हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। और भी कई ऐसे आपके कैसे इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। मतलब ये सरकार के द्वारा, सरकार देखो क्या करती है, उत्पादन की वृद्धि करवा देती है, घाटा वित्तीय में कमी कर देती है, कराधान के उपाय करती है, लेकिन उपभोग में बढ़ोतरी ये सरकार द्वारा तय नहीं होता है। उपभोग में बढ़ोतरी या कमी ये जनता के द्वारा ही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ये सरकार द्वारा किए जाने वाला उपाय नहीं है, ये जनता के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल, शिथिल काल मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय आता है कि जब लोग क्या होते हैं, कोई चीज़ बेचते नहीं हैं, वो कलेक्ट रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जो समय होता है, कौन सा समय होता है, जनवरी से जून के समय को भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कहा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है,
कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था वो किसने किया, मतलब कह सकते हैं कि कौन से संशोधन अधिनियम में। तो पंचायती राज संस्था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 73वां संशोधन जो आपका अधिनियम हुआ था 1992 के द्वारा, इसके अकॉर्डिंग आपको किया गया था, जो कि भाग 9 में आपका दिया गया है, ठीक है, 11वें अनुसूची। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वर्ष 1977, देखिए कब की बात हुए, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। चलिए इस प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो यहाँ पर समझेंगे कि आप जवाब बिल्कुल सही तरीके से हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। ये समय दिया है 1977 में जो पंचायत राज की जांच के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी, वो किसके लिए। तो यहाँ पर जांच की बात किया है ना, जांच की बात किया है तो जवाब हो जाएगा अशोक मेहता की समिति। लेकिन यहीं पर जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, ये तो आपकी कह सकते कब आई थी, 1956-57 की बात है ना। तो ये 77 वाली है अशोक के समय की है, ये जो आपकी बलवंत राय थी वो आपकी 1956 की बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अशोक मेहता की है, जो आपकी सरकारी जो आपकी 1977 में आपकी कह सकते नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की गई। पंचायती राज प्रणाली जो आपकी सब प्रथम प्रारंभ की गई थी वो कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर और आपकी कब 1959 में, है ना, 1959 में हुई थी। इसी से आपको दिमाग में आ गया होगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब 1959, है ना, तो 57-58 में करीब पारित हुई थी, 59 में आपके यहाँ पर कह सकते हैं प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर पॉइंट ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 1959 में कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले से। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला पूछा गया है कि किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो आगरा से दिल्ली, अब बताइए दिल्ली में देखो मैक्सिमम जो आपकी कह सकते हैं वो बनी हुई हैं, जो गुम्बद बने हैं या कह सकते हैं बहुत चीज़ें बनी दिल्ली में, वो किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि मुगल शहनशाह जो शाहजहां थे उन्होंने दिल्ली में आगरे के किले का निर्माण करवाया था, अपने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। एक शहर भी था जो उन्होंने आपका शाहजहांबाद, वो भी आपका वहीं पर है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, 7वीं दिल्ली किसे कहा जाता है, 7वीं दिल्ली शाहजहांबाद को कहा जाता है, 7वीं दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे, मतलब विष्णुगुप्त थे, है ना, मतलब चाणक्य थे। अब चाणक्य किसके समय थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो सिंपल सी जवाब है यहाँ पर, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसमें से मौर्य वंश के विषय में अनेक जानकारी उनकी पुस्तक पर आपको है, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। इसका प्रश्न हमें नहीं आता, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। समझ में आ गया ना भाई, बच्चा जानता है कि कहाँ पर है, ठीक है, आगरा में है ना, किसकी याद में बनवाया गया, किसने करवाया, ये आप लोग सबको ही जानते हो। इस कारण से यहाँ पर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। हाँ, 2 पॉइंट हम आपको बता देते हैं। इसका जो वास्तुकार था कौन, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसने इसका डिजाइन तैयार किया, ठीक है, उस्ताद वास्तुकार। और जो मिस्त्री था वो आपका कौन था, मोहम्मद ईसा खां था, ठीक है, इसका मिस्त्री कौन था, मोहम्मद ईसा खां। अब यहाँ पर कैसे किसके द्वारा बनवाया गया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अगला है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। मतलब आपकी पृथ्वी की 5 परतें आपकी बताई गई हैं, हमने भी बताया होगा, बहुत बार बताया है कि आपकी 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपके कौन सा बाह्य मंडल। अब आयन मंडल में क्या होती है, किरणें आपकी जाती हैं वापस लौट कर आती हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी आयन होगी उसमें आपका जब कोई भी आपकी कह सकते ऊपर से अल्ट्रावायलेट किरण आती है तो टेम्परेचर कहाँ होगा, आयन मंडल में होगा ना। तो यहाँ पर तीव्रता पूर्व मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कहाँ, आयन मंडल। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए आपका एक महाद्वीप है जो आपकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सब जगह है। कौन सा आपका है, तो देखो बीच में आपकी जाती है कौन सी, ये आपका भूमध्य रेखा है, ऊपर आपकी कर्क रेखा है, यहाँ पर आपकी कौन सी है, मकर रेखा। और आपका जो बसा हुआ है कौन सा,
आपका जो बसा हुआ है कौन सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में आपका ये है आपका कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो बसा है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से तीनों रेखाएं आपकी होकर गुजरती हैं, याद रखिएगा अफ्रीका से तीनों रेखाएं आपकी होकर गुजरती हैं, आपसे पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, अगला पूछा गया है किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की। देखिए केंद्र और राज्य की जो जांच के लिए एक कमेटी बनी वो आपकी कौन सी थी, तो एक थी सरकारिया आयोग जो थी वो समिति थी केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, मार्च 1983 में एक न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है रेणुकूट, तो रेणुकूट जो आपकी कह सकते हैं सोनभद्र में है, जो कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए आपका यहाँ पर जाना जाता है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो आपका कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, कानपुर में है। 72 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है कौन सा है। खेल का सामान जो आपका बनता है कहाँ पर बनता है, खेल का सामान कहाँ पर आपके मेरठ में, ऑप्शन आपका डी मेरठ हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा गया है कि आपसे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेले जो लगते हैं कहाँ पर लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले तो यहाँ पर सर्वाधिक मेले कहाँ पर आपके मथुरा में, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी मथुरा में हो जाएंगे सर्वाधिक मेले। सबसे कम कहाँ हैं, तो आपके पीलीभीत में आपके सबसे कम मेले लगते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आपका प्रयाग वाला जो आपका संगम है ना, कुंभ मेला है आपका ये है। और प्रयाग के बाद दूसरा जो आपका सबसे बड़ा मेला है आपके भारत में वो आपका नौचंदी महोत्सव है। नौचंदी आपका है उत्तर प्रदेश में जो लगता है आपके प्रयाग के बाद। ठीक है ना, नौचंदी महोत्सव जो आपका है वो आपका लगता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपके मेले से होते हैं। अगला है गोमती नदी के तट पर स्थित, मतलब गोमती नदी के तट पर स्थित जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर शहर है वो आपका कौन सा शहर है। चलिए 75 का जवाब देना है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे, सभी लोगों को पता होगा कि इसका जवाब क्या है। जो लोग अभी मतलब लाइव देख रहे हो सबका जवाब सही है ना, लेकिन जो ऑफलाइन वीडियो देखेंगे वो लोग भी कमेंट करेंगे और हो सके तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स ऑफलाइन किया करिए जो क्वेश्चन हम पूछा करें। इससे क्या होता है कि अगर आप डेली जब कोई कमेंट करते हो ना तो हम आपकी कमेंट देखते हैं। ऑनलाइन कमेंट तो सबको तो नहीं देखते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं तो उनको हम जरूर देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो उससे क्या होती है, पहचान बन जाती है, फिर लगता है कि ना ये स्टूडेंट इतनी दिनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि आपके ऑफलाइन जो कमेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, पता चल जाता है आपने कौन कौन सा वीडियो देखा भी है। ठीक है ना, इस कारण से आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करिए, कुछ भी लिखिए, चाहे थैंक्स लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ऑफलाइन कमेंट में। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद। पसंद आया तो वीडियो लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को राधे राधे, राधे राधे।